सारी भीड़ होती है और इससे अनुशासनहीनता होगी। तो हम लोग प्रशासन से कहते हैं कि आज तक 45 साल से ये आंदोलन चल रहा है। उस 45 साल के आंदोलन में 5 बार भारत बंद हुआ है और 5 बार किसी भी आदमी को खरोच तक नहीं आई। आदमी को तो खरोच आई नहीं, यहाँ तक कि राष्ट्र की जो संपत्ति है उसको भी खरोच आने नहीं दिया है हमारे नेतृत्व में। आज हम उस नेतृत्व को गर्व से हम लोग उनके साथ में खड़े हुए हैं कि उन्होंने हमें हमारे अंदर, खास तौर पर हम महिलाओं के अंदर एवं मूल निवासी समाज के जो लोग हैं, पुरुष लोगों के अंदर जो डर था, उस डर को खत्म कर दिया है वामन मेश्राम साहब ने। हम लोग जब पुलिस का नाम सुनते थे तो हमारे लोग डर जाते थे, हम लोग डर जाते थे पुलिस का नाम सुनते। लेकिन आज हमारे वामन मेश्राम साहब ने उस डर को खत्म कर दिया है। हम लोग पुलिस को सामने से कहते हैं कि भाई आइए और हमको डिटेन करिए। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी भी गैर कानूनी कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग हमारे बाप बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत यहाँ पर बोलने का काम कर रहे हैं और शांतिपूर्ण काम कर रहे हैं। कोई हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास एक छोटी सी लकड़ी भी नहीं है कि हम लोग हथियार लेके घूम रहे हैं। जबकि आतंकवादी संगठन, इस देश का आतंकवादी संगठन आरएसएस, जब वो छोटी सी भी रैली निकालता है तो बड़े बड़े हथियार लेके घूमता है, बड़े बड़े हथियार लेके घूमता है। इस देश के अंदर मुस्लिम लोग तो आरएसएस का नाम लेते हुए भी डरते हैं। लेकिन 6 अक्टूबर के दिन 15 लाख लोग, सॉरी 1.5 लाख लोग जब नागपुर के अंदर गए और 2 लाख लोगों को नागपुर से बाहर अंदर आने ही नहीं दिया। 1,500 से ज्यादा लोगों को तो एक बस में भरते थे और एक बस 150 लोगों को भरकर बाहर जंगल में छोड़ आती थी। वापस एक बस आती थी, 200 लोगों को भरती थी और पता नहीं कहाँ छोड़ के आती थी। नागपुर की जेलों के अंदर जगह खत्म हो गई थी और पुलिस कमिश्नर इतना डरा हुआ था कि जब हमको सदर पुलिस स्टेशन के अंदर मिलने के लिए आए तो उन्होंने कहा, मैडम मेश्राम साहब, अब हम लोग आपसे 2 हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप ये आंदोलन पीछे लीजिए। तो मेश्राम साहब ने कहा, हम लोग तो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हम लोगों ने तो पहले से कहा था कि हम लोग ये जो मोर्चा निकाल रहे हैं या परिवर्तन रैली निकाल रहे हैं वो शांतिपूर्ण है, हमको शांतिपूर्ण करने दीजिए। लेकिन आप लोगों ने, आपके आरएसएस के लोगों ने हम लोगों को आंदोलन करने के लिए रोका। ये आंदोलन शांतिपूर्ण होकर खत्म हो जाने वाला था, लेकिन आप लोगों ने मुझे घर के अंदर आकर जबरदस्ती डिटेन किया। और मैं तो आप लोगों को कह रहा था, भाई डिटेन कर रहे हो तो कागज दो, पर्चा दो। बिना पर्चा के आप लोग मुझे कैसे उठा सकते हो? किसी के घर के अंदर किसी की औकात है क्या? सुप्रीम कोर्ट का चुकादा है, किसी को जबरदस्ती आप उसको उठाए उसके घर से नहीं सकते। लेकिन प्रशासन ने मेश्राम साहब को उठाने की कोशिश किया, आरएसएस के लोगों ने दबाव बनाया और पुलिस को आगे किया। हमारा पुलिस के साथ में कोई भी हमारा झगड़ा नहीं है, लेकिन प्रशासन ने पुलिस के साथ में हमको भिड़वाया। लेकिन हमारे 1.5 लाख लोग जो वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने शांतिपूर्ण काम किया। इतनी सारी भीड़ हो गई, 1.5 लाख लोग 2 बजे के बाद धीरे धीरे 2.5-3 लाख लोग जब हो गए तो नागपुर की पुलिस हड़कंप मच गया। वो लोग सोचते रहे अभी इस भीड़ को हम लोग काबू नहीं कर पा रहे हैं, मेश्राम साहब आप कुछ करिए। तो
तो मेश्राम साहब ने कहा मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ हूँ, जो भी करना है आप लोगों ने मुझे, जब तक आप अंदर से बाहर नहीं करोगे मेरी जो भीड़ है वो जाने वाली नहीं है। ये भीड़ जो है कैडर है, कैडर, कोई क्राउड नहीं है। तो उन्होंने कहा ये तो हम लोग जान चुके हैं मेश्राम साहब, आप एक छोटा सा वीडियो बनाइए और वीडियो बनाकर आप अपने लोगों को समझाइए। मेश्राम साहब ने 2 मिनट का वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद हमारे और लोग ज्यादा जो आंदोलनकारी लोग थे वो और लोग ज्यादा आंदोलन कर पाए, उतर आए। उन्होंने कहा जब तक हमारे नेतृत्व को आप छोड़ते नहीं हो हम लोग नागपुर छोड़ने वाले नहीं है, हम लोग नागपुर नहीं छोड़ेंगे, जो भी करना हो करो। उन लोगों को डर गया, नागपुर के जो आरएसएस के हेडक्वार्टर पे बैठे हुए थे, अभी तो हम लोग इंदिरा चौक पे ही खड़े हुए थे, हमारी प्रजा, हमारे मूल निवासी लोग इंदिरा चौक में ही थे, अभी आरएसएस के हेडक्वार्टर पे पहुंचे नहीं थे। आरएसएस के अंदर उनका मोहन भागवत उनकी जो खाकी चड्डी पहनी थी वो खाकी चड्डी पहन कर ही भाग गया। उसको मालूम पड़ा अगर ये 2 बजे से 4 बजे तक ही भी ये आंदोलन चला तो ये हेडक्वार्टर हमारा रहने वाला नहीं है। इसीलिए उसने अपने चमचों को आगे किया और चमचों को जाकर कहा ये लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, उसके बीच में एक गाड़ी पड़ी हुई है, उसको कहो उसको आग लगा दे, उसको कहो आग लगा दे। सुबह से एक गाड़ी 2.5 लाख लोगों के बीच में एक गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी को आग लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा था। चैनल वाले कह रहे थे कि उसको आग लगा दो, लेकिन हमारा जो आंदोलनकारी लोग थे वो कैडर थे, उन्होंने कहा नहीं ये वामन मेश्राम साहब का आंदोलन है, किसी भी चीज को हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है और राष्ट्र की संपत्ति हमारी संपत्ति है, इसको हम खरोच के आने देंगे नहीं। और बाद में 2:30 बजे के बाद कमिश्नर आए और उन्होंने कहा मेश्राम साहब हम आपको, हमारी जो गलती हुई है, आपका आंदोलन सफल हो गया है, आप लोग मोर्चा लेकर आरएसएस के पोर्टल पर पहुंचे भी नहीं है, उससे पहले ही आपका आंदोलन सफल हो गया है। मेश्राम साहब ने कहा आप लोगों ने अभी मुझे रोका है, 1 लाख लोगों को आने से आप लोगों ने रोका है, आपने सिर्फ मुझे नागपुर में रोका है, लेकिन मैं जैसे ही बाहर जाऊंगा उसके बाद में 4 चरणों में हम लोग आंदोलन घोषित करेंगे, 4 चरणों में आंदोलन घोषित करेंगे। और मेश्राम साहब ने बाहर आते ही 5 बजे जैसे ही बाहर आए उन्होंने आंदोलन घोषित किया। उन्होंने कहा 21 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, 25 तारीख को हम लोग चरणबद्ध उपवास करेंगे, 21 तारीख को 31 तारीख को हम लोग रैली प्रदर्शन करेंगे और 6 नवंबर के दिन हम लोग जिला मुख्यालय पर देश भर के 663 जिलों में 11 लाख लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। अभी तो आपने 1 लाख को रोका है, नागपुर में रोका है, अभी हम देखते हैं कि देश के हर एक एरिया में आपके आरएसएस की शाखाएं हैं, वहां जाकर हम लोग आंदोलन करेंगे। कब तक ये छुपा हुआ चूहा कब तक बेल में छुपा रहेगा उसको हम निकाल कर बाहर करेंगे। वो लोग हमारा आंदोलन रोक नहीं सकते। हम मूल निवासियों की ताकत को बहुत इन लोगों ने ललकार लिया है, इसीलिए पहले सिर्फ संघ परिवार था, आज की तारीख के अंदर संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार का आंदोलन, मूल निवासी परिवार का जंग शुरू हो चुका है। ये आजादी हम लोगों को जल्द से जल्द मिलने वाली है। ये लोगों ने 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजाद करवाया और ब्राह्मण लोग राज करने लग गए हैं। मूल निवासियों का राज कहाँ है? हम 85% लोगों का राज कहाँ है? अभी ओबीसी का भाई बोल रहा था कि हमारी जाति आधारित गिनती नहीं हो रही है। 91 ईयर हो गया, 1931 में जाति आधारित गिनती हुई थी। आज कितने साल हुए? 2022, मतलब 91 साल हो गए जाति आधारित गिनती नहीं हुई। हिजड़ों की गिनती कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, हिजड़ों की गिनती कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं कर रहे हैं।
उनको मालूम है ये ओबीसी वर्ग, ये पिछड़ा वर्ग कहीं जागरूक हो गया तो इनको ये जो जिस तरह से आए थे ना खेबर घाट से, उसी तरह से इन लोगों को भागना पड़ेगा। इसीलिए ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कर रहे हैं। भाइयों तथा बहनों, हम लोगों को अपनी आजादी के लिए ये लड़त लड़नी होगी। ये लोग कह रहे हैं कि जिला कलेक्टर कचहरी है, यहाँ पे शांति बनाए रखो। क्यों भाई? हमारा बोलने का अधिकार है, बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया है, किसी मनु ने किसी ने नहीं दिया। हम महिलाओं को बोलने का, हम पुरुषों को बोलने का अधिकार, वो जो कलेक्टर अंदर बैठा हुआ है ना, उसको भी पढ़ने का अधिकार हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया है। नहीं तो उसको भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसको तो सुनने का भी अधिकार नहीं था। अरे वो जो अगर अनुसूचित जाति का या पिछड़े जाति का होगा तो उसको मालूम है कि उसका इतिहास क्या है। अगर कलेक्टर अगर हमारी जाति का है तो उसको पूछ लेना कि तुम्हारे पूर्वजों के साथ में क्या हो रहा था, तुम्हारे पुरखों के साथ में क्या होता था। अगर बोलता था जीभ काट देते थे, सुनता था कान में शीशा डालते थे। अरे तुम्हें तो चलने का अधिकार भी नहीं था, पीछे झाड़ू और आगे मटका होता था। लेकिन हमारे बाबा साहब आम्बेडकर का आप लोग धन्यवाद मानिए इस युग पुरुष का कि तुम्हें जीने का अधिकार दिया, सम्मान से स्वाभिमान से दिया हुआ अधिकार है। उसको बचाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी दिन रात प्रयत्न कर रही है। इस देश के अंदर अभी हमारा विकल्प और कोई नहीं, बहुजन मुक्ति पार्टी है। बहुजन मुक्ति पार्टी है और यह बहुजन मुक्ति पार्टी इस देश के अंदर नया रंग, नई रोशनी लाएगी और नई रोशनी लाकर इस घर के अंदर, इस देश के अंदर आपको मान, सम्मान और स्वाभिमान से जीना सिखाएगी। भाइयों तथा बहनों, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है। क्यों? क्योंकि वोट हमारा होता है, वोट हमारा होता है और राज चोटीधारी जनोईधारी कर रहा है। आरएसएस के दलाल और गुंडे कर रहे हैं। ऐसी दलाल और गुंडों की सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए हमारी पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी। बहुजन मुक्ति पार्टी आएगी, ओबीसी की जाति आधारित गिनती करवाएगी। महिलाओं के साथ में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को रोकने के लिए पंचायती स्तर पे पुलिस थाना होगा। महिला आधी रात को भी जाएगी तो उसकी जो एफआईआर है वो एफआईआर नोंद की जाएगी। और हमारे लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार होता है, हम लोग बेबस होते हैं और वो लोग हमारा मॉम ब्लीचिंग करते हैं, मुसलमानों को ऐसे ही मार डालते हैं, पकड़ पकड़ के मार डालते हैं। तो इस वक्त हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी अगर पूरे संपूर्ण समर्थन के साथ आएगी तो हम लोग हर एक घर के अंदर लाइसेंस के साथ हथियार देंगे। अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंस के साथ हथियार दिया जाएगा और 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी किसानों के ऊपर। अभी किसान तो पहले लटकता ही था, पेड़ों पे अपनी जान दे देता था, अब तो उसके बच्चे भी जान दे रहे हैं। तो अभी हमें आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए ये जो शेषनाग है, वो शेषनाग और कोई और नहीं है, किसान हमारा शेषनाग है। क्योंकि हम लोग नागवंशी लोग हैं, तो हमारे नागों को बचाना होगा। इस पृथ्वी पर से अगर नागों को बचाएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या? इसीलिए हमें अनाज के देवता, हमारा किसान हमारा देवता है, उसको बचाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी जिस दिन हम लोग सत्ता पर आएंगे, किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। बहुत सारे वादे किए थे मोदी ने, कहा था 2 लाख 2 करोड़ 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी देंगे। मोदी जी ने कहा था नौकरी देंगे, कहाँ है नौकरी? किधर है नौकरी? 15 लाख रुपया देंगे, कहाँ है पैसा? जब अमित शाह को अंजना कश्यप ने पूछा कि मोदी जी तो कह रहे थे हम सत्ता पर आएंगे, अमित शाह जी, तो कहाँ है नौकरी, कहाँ है 15 लाख? तो अमित शाह जी ने कहा ये तो चुनाव जीतने के चोचले होते हैं, चुनाव जीतने के चोचले होते हैं। हम लोगों ने तो सिर्फ ये सही जुमला बोला था। मोदी जी ने क्या कहा तुम्हारे साथ में? जुमला किया है। तो ऐसी जुमले वाली पार्टी से तुम लोगों को सावधान रहना होगा। बहुत आया हाथ, बहुत आए कमल और अभी आया है सपोलिया।
अभी आया है सपोलिया, उस सपोलियो से भी तुम्हें सावधान हो रहना होगा। आपने सांपनाथ को भी देख लिया, नागनाथ को भी देख लिया, अभी आया है केजरीवाल लाला सपोलिया है, उस सपोलियो से भी सावधान तुम लोगों को रहना होगा। मोदी जी कहते थे मैं चाय बेचने वाला हूँ, मैं गरीब हूँ, ओबीसी वाला हूँ, लेकिन सभी को कहते मैंने चाय बेची है, चाय बेची है। मैंने कभी चाय बेचते हुए देखा? ये भाई जो बच्चा है वो चाय बेच रहा है, उसको हम देख सकते हैं, देख रहे हो ना आप लोग, ये बच्चा चाय बना रहा है, वो भाई चाय बना रहा है, उसको हम देख सकते हैं कि वो चाय बनाने वाला है। लेकिन मोदी इस तरह से कहाँ पर चाय बेचता था उसका कोई उदाहरण कहीं नजर आता नहीं है। लेकिन देश की संपत्ति को बेचते हुए हम लोग रोज देखते हैं, कभी LIC बेचता है, कभी एयरपोर्ट बेचता है। कल तो गुजरात का भी कुछ उदाहरण है, क्या बेच दिया उसने अदानी को? अरे क्या नहीं बेचा है? क्या नहीं बेचा, बहुत कुछ बेच दिया मोदी ने। यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन की जरूरत है, कोरोना के वक्त उसने वो ऑक्सीजन भी हमसे छीन लिया था। भाइयों तथा बहनों, इस अपराधी करने वाले गुंडे जैसे लोगों को हम लोगों को सबक सिखाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी को आप लोगों को बहुत ज़्यादा समर्थन करके बहुजन मुक्ति पार्टी को गुजरात में आप लोगों को लाना होगा और आने वाला भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप लोग बहुजन मुक्ति पार्टी को भारी बहुमत से जिताओगे। और जब बहुजन मुक्ति पार्टी आएगी, जब बहुजन मुक्ति पार्टी आएगी तब DNA कार्ड लागू करेगी। मोदी जी आए थे तो आधार कार्ड लागू किया था ना, तो अभी अमित शाह और मोदी जी कहते हैं CA लागू करेंगे, CA लागू करेंगे। लेकिन CA लागू करने के लिए हम लोगों ने उनको कहा अरे मोदी जी हमारे पास कोई कागजात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी दादी को पूछा कि हमारा बाप कब पैदा हुआ था, तो दादी ने कहा बरसात की रात थी, पूर्णिमा थी, आधी रात को बरसात हो रही थी और तेरा बाप पैदा हुआ था। मैंने कहा कौन सी रात थी, कौन सी तारीख थी, तो दादी ने कहा तारीख वारीख मुझे कुछ याद नहीं है। तो मोदी जी को कहना चाहती हूँ, मोदी जी अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो हमारा खून ले लीजिए। हमारे कतरे कतरे के अंदर, हमारे खून के अंदर कतरा कतरा खून का जो है उसके अंदर आपको DNA मिलेगा। जिसका DNA भारतीय होगा वो भारत में रहेगा, जिसका DNA विदेश का होगा वो भारत से अपना बोरिया बिस्तर लेके जा सकता है। तो तब से जब से हम लोगों ने भारत बंद किया तब से मोदी और अमित शाह चुप RSS के ऊपर कुछ भी बयानबाजी करते नजर आ नहीं रहे। उनको मालूम है कहीं मैंने CA बिल का वापस से कहीं कह लिया तो 3.5% जो जिनका मैं गुलाम हूँ वो लोग फिर से मुझे मेरी चोटी पकड़ेंगे, मेरा कान मचोड़ेंगे कि ये वामन मेश्राम साहब को तू क्यों नहीं रोक रहा है। इसीलिए वो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, बिल में घुसे हुए हैं। तो मैं साथियों, मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, बहुजन मुक्ति पार्टी आएगी, नई रोशनी लाएगी आप लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर। हम लोग सभी लोग सुख शांति से जिएंगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्य।